हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है भाई वो कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट की अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि भाई जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक इंडिविजुअल से हो, वो क्या हो, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हो। ठीक है भाई, ज़्यादातर मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करे वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हो और एक साथ इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, जिससे क्या वो इकोनॉमी पुश करे। ठीक है भाई, जो बिग पुश थ्योरी भी दी थी रोजनस्टीन रोडन ने, कुछ मिलता जुलता उसी का सिद्धांत है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। लेकिन यहाँ पे जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, अनबैलेंस का मतलब है कि जितनी भी इसके अंदर सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, उनमें बैलेंस करके न चलना। मतलब एक के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरे में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इससे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर इकोनॉमी एक तरह से पावर लगाती है बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम इसमें यही सीखेंगे भाई। और जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी थी, ये मेन दी थी हर्समैन ने। ठीक है, हर्समैन ने अपने भी इसके अंदर थॉट्स दिए, तो उसके बाद ही ये पॉपुलर ज़्यादा हुई थी। तो इसके अंदर देखिए, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी इज द टोटली अपोजिट ऑफ द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के अपोजिट होती है एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन द सिलेक्टिव सेक्टर्स। इसके अंदर भाई कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं, उनके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करी जाती है। जैसे कि अगर मान के चले तो हर्समैन ने इसके अंदर दो सेक्टर बनाए थे भाई। एक तो बनाया डीपीए, ठीक है, और एक बनाया था सोशल ओवरहेड कैपिटल, एसओसी। सोशल ओवरहेड कैपिटल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि भाई कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या आपका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के ऊपर अगर डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट करती है, तो हम बोलेंगे भाई सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई। डीपीए होता है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है गवर्नमेंट की, बेल सेल, ठीक है, और भी जैसे ये माइनिंग से रिलेटेड है, जितनी भी कंपनीज हैं, अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, तो मतलब एक में इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, अनबैलेंस। या तो डीपीए में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा या फिर एसओसी में ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स सिलेक्ट किए जाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट करी जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और ना कि रेदर देन द साइमल्टेनियसली इन ऑल द सेक्टर्स। भाई सभी सेक्टर्स में नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी सिर्फ एक सेक्टर के अंदर। ठीक है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में अनबैलेंस आ जाएगा, और फिर देखेंगे उससे इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करती है। ठीक है भाई, तो इसके जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जैसे कि जिन्होंने भाई इस विचार समझे इसके, जैसे कि सिंगर हो गया, किंडलबर्गर है, स्ट्रीटन है, हर्समैन है, ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत को माना कि भाई इकोनॉमी ग्रोथ तभी करेगी जब इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाए, अनबैलेंस क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो हर्समैन के व्यू देख लेते हैं हम। इसके अंदर मेन हर्समैन का ही है। द कंसेप्ट ऑफ द अनबैलेंस ग्रोथ पॉपुलराइज बाय द हर्समैन। ठीक है भाई, हर्समैन थे, इन्होंने अपने थॉट्स दिए, तब से ये पॉपुलर हुई थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्वेस्टमेंट इन द सिलेक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विल लीड टू द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। भाई देखिए, इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करी जाएगी, सेक्टर्स, कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स है ना, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो उससे इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान के चले कि गवर्नमेंट किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, मान के चलिए गवर्नमेंट ने किसके अंदर, भाई एसओसी के अंदर किया, ठीक है, और उससे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन गया, अच्छे अच्छे रोड बन गए, ठीक है, इससे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, इजी हो गया। तो हम आप ये बताइए मेरे को कि जो डोमेस्टिक, जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेड होता है, जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो ऑटोमेटिक उससे क्या होगा, डेवलप होंगे। ठीक है, बाहर के जो विदेशी होंगे, मल्टीनेशनल, उससे क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि अब ये पता चल गया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ जितने भी उद्योग हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, इजी हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उसके कारण। एसओसी में जैसे ही गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके साथ ही जो उससे रिलेटेड सेक्टर हैं, जो उसके सप्लीमेंट्री सेक्टर्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हमारे क्या है, हमारे देश का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भाई बढ़ जाएंगी। ठीक है, एंड व्हेन द न्यू प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड, ठीक है, जब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, दे अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएटेड बाय द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। भाई जैसे पहले की क्या है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की माने कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रखा था गवर्नमेंट ने। अब नई जो कंपनीज आएंगी यहाँ पे जो सेट होंगी, ठीक है,
तो उनको पहले से ही क्रिएटेड यहाँ पे जो एक्सटर्नलिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पे सुविधाएं हैं रोड की या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, तो वो तो उनको सुविधाएं मिलेंगी ना। तो वही तो बता रखा है इसके अंदर कि भाई उनको क्या है, अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेंगी जो पहले से ही क्रिएट कर रखी है वहाँ, ठीक है। और जो वो जाके जो क्रिएट करेंगी, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने कई बार क्या है कंपनियों के ऊपर ये कंपल्सन लगा रखा है कि भाई वो एक अपना एक ग्रीन एरिया बना के रखेंगे। जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपने देखा होगा ग्रीन पार्क्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है, कुछ पेड़ लगाने होते हैं कंपनियों को, तो वो मेंटेन करना होता है। तो वो भी क्या करती हैं, जो नई कंपनियां होंगी, नई इंडस्ट्रीज होंगी, वो भी क्या करेंगी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या करेंगी, क्रिएट करेंगी, ठीक है। मान के चलिए उन्होंने पेड़ वगैरह लगाए, ग्रीनरी लगाई, तो उससे फायदा होगा जो दूसरी कंपनी आएंगी उनको एक तरह से बेनिफिट, ठीक है। वैसे बता रहा हूं मैं, अगर इन द एनवायरमेंट की तौर पे देखें तो हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई, ये नए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होते हैं तो उनको क्या मिलती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट कैन ओनली टेक प्लेस बाय द अनबैलेंसिंग इन द इकोनॉमी। भाई डेवलपमेंट तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब क्या करता है, जब हम इकोनॉमी के अंदर क्या कर दें, अनबैलेंस क्रिएट कर दें। और इस अनबैलेंस को क्रिएट करने के लिए हम मतलब दो तरीके इन्होंने बताए, या तो ज्यादा एक्सेस किसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, सोशल ओवरहेड कैपिटल में, या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा किसकी होगी, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों को हम ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं भाई। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो हर्समैन थे इन्होंने बताया था कि अगर हम इकोनॉमी के अंदर अनबैलेंस करेंगे, अनबैलेंसिंग के कारण कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे इकोनॉमी फिर से क्या है, बैलेंसिंग होकर डेवलपमेंट की ओर चल पड़ेगी। लेकिन मैंडेटरी है कि इकोनॉमी के अंदर अनबैलेंसिंग लेके आनी जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने दो मेथड्स बताए थे कि अनबैलेंसिंग विद द एसओसी और अनबैलेंसिंग विद द डीपीए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद द एसओसी, सोशल ओवरहेड कैपिटल, ठीक है भाई। सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर अगर हम अनबैलेंसिंग करते हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी वो हम समझेंगे, ठीक है, जैसा कि हर्समैन ने बताया। तो एसओसी हैज बीन डिफाइन एज द कंप्राइजिंग दोज बेसिक सर्विसेज, भाई किसके अंदर जो बेसिक सर्विसेज है, विच प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कैन नॉट फंक्शनिंग। जब भाई ये तीनों एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जो फंक्शनिंग नहीं करती, तो हमारी क्या है, जो बेसिक सर्विसेज होंगी वो हमारी क्या होंगी, सोशल ओवरहेड कैपिटल की कहलाएंगी, ठीक है। इन द सोशल ओवरहेड कैपिटल आर इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर हम कौन सी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं, जो किसके ऊपर करी जाती है भाई, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड द कन्वेंशन पब्लिक यूटिलिटीज होती है, जैसे कि वाटर, ठीक है, लाइट, पावर, इरिगेशन, ड्रेनेज सिस्टम, जो पब्लिक के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, इनके अंदर अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो हम बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। एंड ए लार्ज इन्वेस्टमेंट इन एसओसी, जो भाई एक बड़े अमाउंट की जब इन्वेस्टमेंट करी जाएगी किसके अंदर, सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर, तो उससे क्या होगा, एनकरेज होगा क्या, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द लेटर इन द डीपीए। जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक से बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएंगे, जो प्राइवेट और इंडिविजुअल और कंपनीज हैं, ठीक है। एग्जांपल की सहायता से इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने भाई इन्वेस्टमेंट करी किसके अंदर, इंडस्ट्रीज पार्क या SEZ, आपने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि SEZ मतलब एक ऐसा एरिया होता है, जैसे गवर्नमेंट ने एक सेक्टर एक एरिया डिसाइड कर दिया कहीं भी, मान लो जैसे दिल्ली के पास एक एरिया है और वो 100 किलोमीटर का एरिया है, उसको उसने बना दिया SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्टर, ठीक है। तो वो ज़्यादातर उन्हीं एरिया के पास सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे क्या है, एक तो पोर्ट के साथ क्या हो, पूरी कनेक्टिविटी हो। जैसे कि हमारा हरियाणा के अंदर मान के चलिए, हरियाणा में जैसे गुरुग्राम हो गया, या काफ़ी सारे SEZ सेक्टर सेट किए गए हैं जो क्या है, बिल्कुल जिसकी कनेक्टिविटी अच्छे से हो, मतलब यहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से कर सकें। और उन SEZ जो एरियाज होते हैं उनके अंदर गवर्नमेंट क्या है, सुविधाएं देती है भाई, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दे दी, रोड की, इरीगेशन बोल रहा हूँ, रोड की होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती है, प्लस में उनको टैक्स में छूट मिलती है। तो बहुत सारी सुविधाएं क्या करती है, गवर्नमेंट देती है वाया SEZ क्षेत्र, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज पार्क, जैसे आपने देखा होगा झज्जर के पास जो रिलायंस पार्क बना हुआ है, उसमें काफ़ी सारी क्या है, उन्होंने एक पार्क बना दिया जहाँ पे क्या है, बहुत सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सेट करवा दिया, वहाँ पे पानी की सुविधा सेट करवा दी, ठीक है। तो वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमने सेट किया गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या हुआ, आपने देखा होगा कि वहाँ पे आज है ना
छोटी छोटी जैसे बैंक भी सेट हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हों, आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स या बहुत सारे जो फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री हैं वो भी वहाँ सेट हो रही हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे जो स्टोर्स वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्या है प्राइवेट एंटिटीज वहां पे आके क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि डीपीए के अंदर भी क्या है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। किसके कारण? जब गवर्नमेंट एक एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ठीक है, इन्होंने यही बताया था हर्षमैन ने कि जब हम एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देगी, आपका रोड अच्छे बना देगी, तो जो इन्वेस्टमेंट इसके कारण होगी, तो इससे जो बाहर की जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो क्या करेंगी, वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि उनको प्रॉपर एक सेट एरिया मिल रहा है, पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो यहाँ के कंपनीज लगाएंगी और उससे डीपीए जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी। मतलब हमने इम्बैलेंस किया, एक के साथ एक में डेवलपमेंट किया नहीं ज्यादा और एक में ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया, तो प्राइवेट कंपनीज ने ऑटोमेटिक वहां पे क्या करी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगी। तो ये था भाई हमारा टॉपिक, अनबैलेंसिंग इन द इकोनॉमी विद एसओसी। ठीक है, अब हम इन अनबैलेंसिंग देखेंगे विद द डीपीए की डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर अगर हम अनबैलेंस करते हैं तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है भाई, ये देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जो हर्षमैन ने दूसरा जो इसमें पॉइंट बताया कि अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद द डीपीए, कि डीपीए जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनके अंदर भी अगर हम अनबैलेंसिंग करें तो भी हम इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि अनबैलेंस कैन बी क्रिएटेड विद डीपीए, कि भाई अनबैलेंस क्रिएट किया जा सकता है किसके द्वारा, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर अनबैलेंस लेके आ सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट माइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इन द डीपीए। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, इन्वेस्ट करती है किसके अंदर, डीपीए के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट के उद्योग होते हैं, ठीक है, पब्लिक जो सेक्टर के उद्योग उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करे, न कि एसओसी। एसओसी में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट तब नहीं करेगी। इफ डीपीए इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन, ठीक है, अगर डीपीए के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, तो उसके कारण क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ द सोशल ओवरहेड कैपिटल। जो एसओसी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, रोड है, उसके अंदर जब डेवलपमेंट उनका नहीं होगा, तो जो उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं या उद्योग होते हैं, उनमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उनकी भाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, जैसे मान के चलिए एक उद्योग है, यहाँ पे इंडस्ट्री है ए, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर तरीके से रोड की सुविधा अगर नहीं मिलेगी, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अपना भाई ट्रांसपोर्टेशन अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, तो इसकी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी ना। कॉस्ट बढ़ेगी तो किसके कारण क्या होगा भाई, प्राइजेज भी बढ़ेंगे, वस्तुओं के प्राइस बढ़ेंगे, तो क्या बोली जाएगी, महंगाई। और महंगाई जब ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे भाई, सड़कों पे आ जाएंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर क्या बन जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर बन जाएगा। आपने देखा होगा कि काफी सारी कई बार क्या है, जगह जगह क्या होते हैं, धरने दिए जाते हैं इनकी वजह भाई कि रोड प्रॉपर तरीके से बनाओ, कि डेवलपमेंट करो, ठीक है, सोशल सेक्टर्स के अंदर। तो इसलिए क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ता है भाई, एसओसी के अंदर भी क्या है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब पहले सबसे पहले डीपीए में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, मान के चलिए डीपीए में 60% कर रहे थे, ठीक है, और एसओसी में आपका कितना कर रहे थे, 40%, ठीक है। तो अब फिर बाद में पॉलिटिकल प्रेशर के कारण क्या है, इसमें भी क्या है, 60% ही क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इनको एसओसी के अंदर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे हर्षमैन ने एक दो वर्डों का और यूज किया था भाई पॉइंट का, कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का उन्होंने यही बताया था कि इससे क्या है, जैसे कि फॉरवर्ड लिंकेजेस का, इनसे क्या होता है, जो होने वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है इंडस्ट्रीज के अंदर उसका इफेक्ट होता है उससे। और बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब है कि जो पीछे से संबंधित है, बैकवर्ड जो इन्वेस्टमेंट संबंधित होती है उससे उसका संबंध बताया था बैकवर्ड लिंकेजेस का। ठीक है, तो हर्षमैन ने यही बोला था कि हमें कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रीज देखनी होंगी जिसमें कॉमन इफेक्ट हो इन दोनों का, बैकवर्ड का भी और फॉरवर्ड का भी। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया था जो हमारा लो इस्पात उद्योग है, जो आयरन वाला जो इंडस्ट्री है, उससे क्या है, उसमें डेवलपमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो बहुत सारी उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी में क्या हो जाएगा, उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हर्षमैन ने यही बताया कि अनबैलेंसिंग करके हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इन्होंने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम की सहायता से और देख लेते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, डीपीए के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या है, कैसे हम एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करती है। ठीक है भाई, ये और देख लेते हैं एक बार।
तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम था ये हर्समैन ने बनाया था, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने कैसे, इस डायग्राम की सहायता से इन्होंने बताया कि कैसे हम इम्बैलेंस करेंगे इन द एक्सेस, जैसे हम एक्सेस करेंगे एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो फिर कैसे इकोनॉमी ग्रोथ करती है, और अगर हम एसओसी को छोड़कर डीपीए में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, ये हम देख लेते हैं। इसको इसने बोला था कि द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा डायग्राम है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया है सोशल ओवरहेड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हमने लिया है डीपीए डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, ये हमने लिया है ओ वाई एक्सिस पे। और एक ये जो कर्व है इसको हम ओ एस कर्व बना देते हैं, ठीक है। ये ओ एस कर्व है जो हमें क्या बता रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन बता रहा है कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर सोशल ओवरहेड कैपिटल और डीपीए डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर क्या है, प्रॉपर क्या है, बराबर बैलेंस में क्या है, एक ग्रोथ चल रही है। मतलब ए पॉइंट पे बैलेंस है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। डीपीए के अंदर भी बराबर है, एसओसी के अंदर भी बराबर है। अब देखिए हर्समैन ने ये बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन द एसओसी में जब हम क्या करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं। एसओसी में जब हम एक्सेस इन्वेस्टमेंट करेंगे तब, ठीक है भाई। तो देखिए एसओसी के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट, अब हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है, ए पॉइंट के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पे मान के चलिए हमारी इन्वेस्टमेंट, हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं आप, जैसे हम एस ले रहे हैं तो यहीं से एस ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक एस पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इतनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट हमारी है ओ एस। अगर हम इसको मिलाना चाहें तो आप ऐसे रफली इसको मिला सकते हैं भाई, ठीक है। और डीपीए के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, ओ यहाँ पे हम ले रहे हैं जैसे कि डी से ही, ठीक है, यहाँ पे हमने डी ले लिया। तो भाई डीपीए के अंदर तो हमने इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी की ओडी, और हमारी इन्वेस्टमेंट एसओसी के अंदर है ओ एस। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट किसके अंदर कर रही है, एसओसी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी तो इन्वेस्टमेंट मान के चलिए गवर्नमेंट ने इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, ओ एस से कितनी बढ़ा दी, ओ एस 1 इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो एक इस पॉइंट के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट होगी तो डीपीए के अंदर तो इन्वेस्टमेंट आपको दिख ही नहीं रही कि भाई डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो एक कर्व बनेगा दूसरा हमारा, ठीक है। थोड़ा ये इधर से बना देता हूँ इसको, ठीक है भाई, ये भी थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये हमारा अलग से कर्व बन गया बी, ठीक है। और ये कर्व कौन से हैं, आइसोकॉन्ट कर्व हैं, जो दोनों इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट A1 से कितने कहाँ पे पहुंच गए, ए डैश के ऊपर, सॉरी बी डैश कर देते हैं इसको, ठीक है, बी डैश पॉइंट के ऊपर अब इतनी इन्वेस्टमेंट है। जबकि क्या है, आइसोकॉन्ट कर्व हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। इसका मतलब इकोनॉमी ने क्या किया, ग्रोथ किया, ठीक है। जब एसओसी के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव डीपीए के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगी, ड्यू टू जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, रोड की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है, इरिगेशन है, ड्रेनेज सिस्टम है। इससे क्या होगा, एफडीआई बढ़ेगी, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट वैसे भी बढ़ेगा प्राइवेटली। तो अब क्या होगा, डीपीए के अंदर चेंज, मतलब क्या है कि अब हमने पहले इतना एसओसी के अंदर चेंज किया था, अब ऑटोमेटिक से क्या होगा, वापस से इकोनॉमी यहाँ पे आके इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट इसको मानेंगे हम बी पॉइंट के ऊपर वापस से इकोनॉमी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी भाई, देखिए सबसे पहले हमने एसओसी के अंदर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, पहले थी ओएस, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा के कर दी OS1, ठीक है। OS1 बढ़ने के कारण अब पॉइंट बी के ऊपर इकोनॉमी चली गई, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर करेंगे तो इसका प्रभाव डीपीए पे भी पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसका भी डेवलपमेंट होगा, तो ये इधर से पॉइंट बी के ऊपर चली जाएगी। और अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक से इसकी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, किसके कारण, ओएस के हो जाने के कारण, ठीक है। और अब हमारी, लेकिन इसमें थोड़ी क्या हो जाएगी भाई, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक से कम हो जाएगी, मतलब बी पॉइंट, लेकिन पहले ए पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी थी, अब पॉइंट पे बी किस पे चली गई है, बी पॉइंट पे। इसका मतलब इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ठीक है। फिर से अगर हम इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे तो मान के चलिए फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ी किसके अंदर, हमारी, हमने दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दी S2 के बराबर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो फिर से एक कर्व बनेगा ऐसे ही, कर्व बन गया हमारा ये सी कर्व,
ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे सी डैश के ऊपर, और फिर से क्या होगा, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी, इससे क्या है डीपीए में ऑटोमेटिक फिर से इंक्रीज होगा और पॉइंट यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे सी पॉइंट के ऊपर। मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इकोनॉमी धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक से इंक्रीमेंट होता है किसके अंदर, आपका डीपीए के अंदर भी आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी भाई। ठीक है, अगर हम ऐसे ही करें कि डीपीए का और देख लेते हैं वही इसी डायग्राम के अंदर। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए एक बार। देखिए हमारा वही लाइन हो जाएगी, हमारी इक्वल लाइन जो क्या बता रही है, एसओसी और डीपीए के बराबर इक्वल बता रही है। ठीक है, मान के चलिए हमारा क्या है, ये हमारा आइसो कर्व है ए। ठीक है, अब हमें किसके अंदर इंक्रीमेंट करना है भाई, अब हमें इंक्रीमेंट करना है किसके अंदर, आप पहले ये देख लीजिए, इस पॉइंट के ऊपर हमने ओ क्या पॉइंट लिया था, पी मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ओ डी। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एस ओ सी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर अभी क्या है, इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और यहाँ पे ओपी इन्वेस्टमेंट हम एसओसी के अंदर कर रहे हैं, ओडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डीपीए के अंदर, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, डीपीए इन्वेस्टमेंट करेगी तो डीपीए बढ़ेगी। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमने बढ़ा के डीपीए कर दी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर देखेंगे तो डीपीए बढ़ा के हमने कर दी OD1। ठीक है, डीपीए बढ़ी तो एक नया आइसोकाउंट कर्व बना बी। ठीक है, इकोनॉमी ने ग्रोथ किया भाई, डीपीए बढ़ गया, डीपीए बढ़ने के कारण ठीक है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी अब काफ़ी दूसरी कंपनीज की, और प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ेगी तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के कारण अब क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि गवर्नमेंट को बोला जाएगा भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओ, मतलब बहुत सारी जो एसओसी के अंदर भी आप क्या करो भाई, इन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, एसओसी के अंदर ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को भाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये किस पे पहुंच जाएगी, पॉइंट बी के ऊपर इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और इक्विलिब्रियम में देखिए जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर इम्बैलेंस किया तो सबसे पहले डीपीए बढ़ गया, फिर थोड़ा ऑटोमेटिक बैलेंस में आई तो पॉइंट बी पे पहुंच गई, और ए से बी पॉइंट के ऊपर हमें क्या हो रहा है कि इकोनॉमी क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। फिर से हम क्या करेंगे, डीपीए को बढ़ा देंगे भाई। ठीक है, और फिर से डीपीए बढ़ के मान के चलिए हमने इसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट कर दिया D2 के बराबर। ठीक है, D2 के बराबर यहाँ पे हम पॉइंट पहुँच गए C डैश, ये B डैश हो जाएगा। ठीक है, C डैश के ऊपर फिर से क्या है, एक कर्व बनेगा C, और ऐसे हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी डीपीए के अंदर, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण फिर से इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक एसओसी के अंदर भी बढ़ेगी, और ये पहुंच जाएगी सी के ऊपर। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण क्या है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है, पहले ओपी कर रही थी, अब OP1 कर रही है, और अब कितना कर रही है, OP2। ठीक है, तो डायग्राम में मैंने आपको प्रॉपरली तरीके से समझा दिया है कि कैसे अनबैलेंसिंग करके इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट प्राप्त कर सकता है कोई भी देश। ठीक है भाई, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।